विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हम लोग कहानी और उपन्यास पर बातचीत कर रहे थे और आपके यूजीसी के नेट के हिंदी के सिलेबस के हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं। यूनिट नंबर 7 में जो कहानियां हैं उसमें कृष्णा सोबती जो कि महत्वपूर्ण लेखिका है और पंजाबी समाज से बिलोंग करती है। उनका जन्म 1924 में पाकिस्तान, जो वर्तमान में उनका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में है, लेकिन बाद में हिंदुस्तान आ जाती है वो। और उन्होंने सिरोही के महाराजा के यहाँ नौकरी की थी उस जमाने में। फिर बाद में दिल्ली चली आती है और काफ़ी संपन्न कह सकते हैं कि परिवार से थी, इसलिए जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना उनके लिए करना आसान रहा और एजुकेशन अच्छी अर्जित की उन्होंने। वो चाहे पंजाबी मूल की रही लेकिन उन्होंने हमेशा हिंदी में लिखा और 1924 में मैंने कहा ना जन्म हुआ, 2018 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 18 या 19 में। यह उनका शताब्दी का वर्ष भी है, यानी कि उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए भी हम उनको याद कर रहे हैं। और कृष्णा जी ने एक नए नैरेटिव के साथ, नए शिल्प के साथ उपन्यास, कहानियां, अपनी रचनाएं लिखी। बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद लिखा उन्होंने, लेकिन महत्वपूर्ण लिखा, प्रभावशाली लिखा। इसलिए कृष्णा सोबती जी को हम एक महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में याद करते हैं। जो कहानी जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया ये कहानी 1948 में उन्होंने लिखी थी। और कृष्णा सोबती का जो उपन्यास है जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है, जिंदगी नामा, कह सकते हैं कि उसमें जो कहा पूरा जो उपन्यास का जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं इस कहानी का ही विस्तार है। तो उस लिहाज से भी अगर हम समझेंगे तो ये कृष्णा जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और कृष्णा जी को आप यूट्यूब में, गूगल में सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक प्रभावशाली और एक महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में उनका स्थान है। उनको तमाम पुरस्कार मिले, सम्मान मिले और कह सकते हैं कि उन्होंने जितना अच्छा लिखा है उसके हिसाब से उन्हें समाज ने और साहित्य की दुनिया, बिरादरी ने उनका बड़ा सम्मान किया। तो यहाँ हम उनकी उस कहानी की बात करेंगे जो 1948 में लिखी गई थी, भारत विभाजन के बाद। और किस प्रकार से कहानी का नाम है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया यानी कि भारत का बंटवारा हो जाता है ना, और बंटवारा होने के बाद जो लोग, जाहिर सी बात है कि धर्म के नाम पर ही हुआ था, तो 47 से पहले जो हिंदू पाकिस्तान में थे, पंजाबी पाकिस्तान में थे, जो वापस लौट के हिंदुस्तान आते हैं, और यहाँ के बहुत सारे मुसलमान जाहिर सी बात है पाकिस्तान चले जाते हैं। उस दशा और दुर्दशा में जब उनका घर परिवार सब छूट रहा था, जागीरें छूट रही थी, और वो कल तक तो जमींदार थे लेकिन आज वो 0/0 में आ जाते हैं, उसी के विच्छोह की कहानी है। और इसकी जो नायिका है शाहनी, वो भी कल तक बड़ी जमींदारीन और जागीरदारीन थी, लेकिन आज बंटवारा हो गया है और उन्हें सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आना है लौट करके। उसकी क्या ट्रेजेडी है, क्या त्रासदी है, उस पीड़ा को इस कहानी में कृष्णा सोबती ने अभिव्यक्त किया है कि बंटवारा कितना खतरनाक था और कितना पीड़ादायक था उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए भी और खास लोगों के लिए भी। उस पीड़ा को बता रही है कि भारत का विभाजन, एक तरफ हिंदुस्तान आजाद हो रहा था और एक तरफ बंटवारे की जो पीड़ा थी जिसमें करीबन 10 लाख लोग उस जमाने में मारे गए थे। आप कल्पना कीजिए उस समय की जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल विकास नहीं था। आज तो हमारे पास फोन है, पता नहीं सूचना के न जाने कितने साधन हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय कितने लोग तो मेले में खो गए, भीड़ में खो गए, कितने लोग भीड़ में मारे गए और कितने लोग कहाँ से क्या हो गए। तो सारी पीड़ा को भी अभिव्यक्त करती है कहानी। कहानी में वही शाहनी की पीड़ा, उसका विस्थापन अभिव्यक्त करती है कृष्णा जी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो वो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रख दिए और श्री राम करती पानी में होली अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनुंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। अब देखिए, पानी से लिपट गई यानी पानी में नहा रही है वो शाहनी। चनाब नदी आप जानते हैं जो जम्मू कश्मीर के, मतलब भारत के एकदम बिल्कुल ऊपर हिमालय की तरफ बहती है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, ठंडा था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर
सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। और शाहनी की क्या स्थिति होती है, कैसे वो उस सारे दृश्यों को देख रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। अब कोई आदमी नहीं दिख रहा था, लेकिन रेत में न जाने कितने पैरों के निशान थे। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहानी सोचती है। एक दिन इसी दुरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज आज शाहानी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं। आज वह अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बेलों की घंटियां उठती है। फिर भी फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां है। शाहनी ने नजर उठाई, यानी कि वो जागीरदार थे ना, तो उनके सारे आसाम में थे ना, उनका ही इलाका था पूरा। अब शाहजी तो मर चुके हैं, वो अकेली रही है, और भारत का बंटवारा हो चुका है। और कहते हैं कि पूरा मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है, और वो एक कह सकते हैं कि हिंदू है जो जमींदार है। तो उसका वहाँ सरवाइव करना कितना मुश्किल है, कितनी परेशानी हो रही है उसको, कहीं कि वो महसूस कर रही है। शाहनी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बड़ी आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। ये सब उसके नौकर चाकर है ना, तो उनको आवाज दे रही है वो। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा चटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हुसैना, ए हुसैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकियां उठाकर की, तभी शेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई क्या, रब तुम्हें मौत दे। क्यों नहीं सुनता। हुसैन आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आती हूँ, क्यों अच्छा वेले सुबह सुबह तड़पता है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना, ये वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा। हुसैन ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने। शाहनी ने लाड से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है शेरे। हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ
बीच बचाव करते, पर उसकी आवाज़ रुक जाती है। उसे पता है कि जब कुछ बदल चुका है, सिक्का बदल चुका है पूरी तरह से, बँटवारा हो चुका है और हमारा यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो यहाँ से जाने की तैयारी करती है। शाहनी कहते-कहते रुक गई, आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर-भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? ये होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। वो कह रहे हैं कि अब जमाना बदल चुका है। शाहजी ने हमारे ही लोगों से सब कुछ वसूला और इतना सारा धन बनाया है। तो अब जब बंटवारा हो चुका है तो फिर अपना अपना हिस्सा देना पड़ेगा और इनको भी सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना होगा। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गड़ासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका था। मैंने कहा ना कि बंटवारा हो रहा था, हत्याएं चल रही थी सब तरफ, तो वो भी मुस्लिम था तो तमाम हिंदुओं को मार रहा था, है ना? तो ये सब हत्याएं चल रही थी और करीब 30-40 लोगों को मार चुका था वो। पर ऐसा पर वह ऐसा नीच नहीं, सामने बेटी शाहनी नहीं। वो चाहता तो शाहनी को भी मार सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसने मुझे जीवन दिया, इसी के कारण मैं आज हूं, तो मैं इसको तो नहीं मारूंगा, इसका कत्ल नहीं करूंगा कम से कम। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा और शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वो कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। फिरोज जो उसका दोस्त था उसने कहा कि मार देंगे और सब सामान का हम लोग बंटवारा कर देंगे। शाहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपनी साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे। शेरा जानता है यह आग है जबलपुर में, आज आग लगनी थी लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से डोडी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आ गई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसा उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहनी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हो रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहनी शाहनी सुनो, ट्रक आते हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवा और कुछ न कर सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। लाहा बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। मैंने कहा ना कि ट्रक आ रहे लेने के लिए इनको सुरक्षित। हिंदू लोग थे, उनको वहां से निकाला जा रहा है ना भाई, कुछ भी खतरा हो सकता है, भीड़ उनको कभी भी मार सकती है। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह
सनी उदासी से कहा। तो शाहनी को आज जैसे यथार्थ का पता चलता है। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी पर डोडी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? कुल्लूवाल जगह है जहाँ के जाट, जाहिर सी बात है, हटे करना चाहते थे वो। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब को यही मंजूर था। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर। मगर क्या हो सकता है? सिक्का बदल गया है। सिक्का बदल चुका है। अब देश का बंटवारा हो चुका है और इस यथार्थ को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमारे पास भी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहनी शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। गांव के सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। अब देखिए, मैंने कहा ना कि इस प्रकार की स्थितियां होती तो लोग हवेलियों को लूटना, बड़े लोगों को मारना, हत्याएं करना, वो एकदम बिल्कुल आम हो जाता है। उसमें भीड़ एकदम समझे कि पागल सी हो जाती है। तो वो भी इन सब चीजों को जानती थी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल था, सबसे पहले अपनी जान को बचाना। उसने कभी बेर नहीं आना जाना, किसी को बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है ना। अब उसे भी यथार्थ का एहसास होने लगा था। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और डोडी पर खड़ी इस निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा, शाहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज समय बदल चुका है, सिक्का बदल चुका है, तो सब कुछ को बदलना ही था। शाहनी, दाऊद खान ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहनी डोडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ साथ बांध लिया? सोना चांदी, वो कह रही कि अब सब कुछ छूट के जा रहा है ना, आप जा रहे हैं यहाँ से, तो कुछ बुरे दिनों के लिए कुछ रख लीजिए अपने साथ में, सोना चांदी जेवरात जो कुछ लेना चाहते हैं आप। शाहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है।
कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं, है ना। कि वक्त आज कैसा है और कितना बुरा आ गया है, और हो सकता है इससे भी बुरा वक्त आए। इसलिए अपने अच्छे और बुरे दिनों के लिए कुछ रख लो अपने पास। लेकिन शाहनी की स्थिति क्या थी, शाहनी ही जानती है। वक्त शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी, दाऊद का इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी। किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद का निरुत्तर है। साहस कर बोला शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। कहता है कि फिर भी वो कहता है कि कुछ नकदी तो जरूरी है, आप साथ में रख ही लीजिए। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रूंध गया। बहुत इमोशनल हो जाती है, वो दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन क्या करे। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा हुआ पास, दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। वो कह रही कि मेरे ही घर में लोग मुझे बोल रहे हैं कि देर हो रही है। वो रो रही थी, लेकिन उसमें एक विद्रोह का भाव भी अंदर ही अंदर पैदा हो गया था। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है। शाहनी के कानों में जैसे यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और डोरी से बाहर हो गई। यदि कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आत्मसम्मान से और शान से यहाँ से जाऊंगी मैं, क्योंकि यही मैंने बहुत लंबा वक्त गुजारा है, यही की मैं रानी बनी थी। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ। खुदा ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले। कह रहे कि समय जब बदलता है, समय का पासा, तो किस प्रकार से फकीर अमीर और अमीर फकीर बन जाता है। सब कुछ वक्त के हाथ में है। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों से कुएं से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वो उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जो मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, सब हो चुका। सिर झुकाया। डोरी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें छू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। बस, पीछे ऊंची हवेली खड़ी है, उसको चल पड़ना पड़ा। चल दी वो। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे, सब विदा करने जा रहे हैं ना उसको। ट्रक अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। इतना ही बोल पाती है वो, कि बस खुदा तुम्हें आशीर्वाद दे और खुशियां दे तुम्हें। हम तो जा रहे हैं बस इस धरती से। वो छोटा सा
जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मेल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ नहीं कर सका, राज ही पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तुम्हें भाग लगे चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब कुछ आगे पता नहीं कहाँ जाना है। आगे तो अंधकार ही अंधकार है ना भाई। कहाँ कैंप में रहना है और कहाँ जिंदगी, और न कोई आगे न पीछे, कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे आप? शाहनी मन में मेल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे हाथ मन से सोचा, राज पलट गया है। मतलब अगर जमींदारी से सीधा लोकतंत्र में आते तो दिक्कत नहीं थी उनको भी, वो तो स्वीकार कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो अपना सब कुछ छोड़ के आपको दूसरे देश जाना था। पाकिस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान आना था आपको। बस पीछे पूरा जीवन और आगे न जाने कुछ भी नहीं है। सिक्का बदल गया, वह तुम्हें वही छोड़ आई। सिक्का क्या बदलेगा? वो कह रही कि सिक्का क्या बदलेगा, मैंने तो सब कुछ वहीं छोड़ दिया, मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं था। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा बिखा रहा था और सिक्का बदल रहा था, बदल रहा था। बादलों के घेरे पुस्तक से इस कहानी को लिया है हमने। राजकमल प्रकाशन ने इसको छापा है। कृष्णा सोबती इनकी रचनाकार है। आपने मुझे यहाँ तक सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए कहानी के साथ क्या होता है कि कहानी को अब सब कुछ खराब लग रहा है, लेकिन कहानी यही समाप्त हो जाती है। और कहानी न जाने कितने सवाल छोड़कर हमारे सामने से जाती है कि सिक्का बदल गया। एक तरफ लोकतंत्र आया, एक तरफ विभाजन हुआ, एक तरफ न जाने कितने लोग मारे गए और न जाने कितने लोग अपनी इस जमीन से बेदखल हो गए। और एक खास तरह की विडंबना, एक खास तरह की त्रासदी यहाँ नजर आती है। एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं कि हमने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका, लेकिन विभाजन भी हो गया। तो एक तरफ सुख भी आ रहा है और एक तरफ दुख भी आ रहा है। शायद मनुष्य की नीति का यही इतिहास है कि जीवन अपनी गति से हमेशा चलता रहता है। क्रम कभी रुकता नहीं है, वक्त कभी रुकता नहीं है ना। वही बात है। तो किस प्रकार से वो सारी चीजें भी वक्त भूलता चला गया और आज हम 2024 में पहुंच गए और वक्त चला जा रहा है और ये भी चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है हमारे लिए। बस सिक्का बदल गया है और सिक्का शायद हमेशा बदलेगा। और सहानी ने इस पीड़ा को भोगा और शाहनी ने उसको सहा और समझ लिया। तो शायद उसकी जान बख्श दी गई या जान बच गई, नहीं तो शायद उसकी भी जान चली जाती। तो कहानी एक त्रासदी से भरी हुई कहानी है, विभाजन की कहानी है। और किस तरह से जब समय बदलता है, जब परिस्थिति बदलती है, तो आदमी रंक से राजा और राजा से रंक बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और चलते रहिए। और आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।